बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 विषय इकोनॉमिक्स आर्ट्स 17/2/2024 को इसका एग्जाम हुआ था। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, परंतु उनको संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन सीमित है। एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु उत्पादन कर सके, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने अधिक साधन नहीं होते। अतः एवं प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का किस प्रकार कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए। साधनों के चुनाव संबंधी इस समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के 3 कारण निम्नलिखित है। पहला है असीमित आवश्यकताएं। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता, अतः आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा है सीमित या दुर्लभ साधन। तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले अधिकतर वस्तुएं तथा सेवाएं सीमित या दुर्लभ होती है, और ये दुर्लभता का फॉर्मूला है कि D ग्रेटर देन X। मतलब मांग अधिक होगा जब पूर्ति से, तो वस्तु क्या होगी, दुर्लभ होना शुरू हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है वैकल्पिक प्रयोग। तो प्रत्येक साधन या वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, किंतु साधन सीमित तथा आवश्यकताएं अनंत होती है। अतः समाज को यह निर्णय लेना होता है कि कौन सी आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट करे तथा कौन सी बाद में। यही चुनाव की समस्या है। 48 नंबर क्वेश्चन था, मांग के नियम की क्या मान्यताएं हैं। तो थोड़ा सा परिभाषा यहाँ दे देना है कि मांग का नियम मूल्य तथा मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मार्शल के शब्दों में मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है। उसके बाद इसकी मान्यताएं को लिख देना है। मान्यता, या फिर इसके जगह लिखा रह सकता था आपका अन्य बातों के समान रहने पर। एक ही मतलब है, तो इसका मान्यता है कि ये चीज़ मानेंगे तभी ये नियम काम करेगा। तो पहला इसका मान्यता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तीसरा, प्रतिस्थापन की वस्तु का उत्पादन नहीं होना चाहिए। दूसरी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और निम्न कोटि की वस्तु नहीं होनी चाहिए। 49 नंबर है, बाजार की प्रमुख विशेषताएं उल्लेख कीजिए। तो बाजार का आशय किसी वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं के ऐसे समूह की उपस्थिति से होता है जिसमें स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता हो, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु की बाजार में कीमत हो। इसकी विशेषता क्या है। तो पहला है एक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था में बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। दूसरा विशेषता है क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति दूसरी बाजार की प्रमुख विशेषता है। तीसरा है प्रत्येक वस्तु के लिए एक अलग बाजार होता है, जैसे गेहूं का बाजार। कहने मतलब है वस्तु बाजार अलग होता है, साधन बाजार अलग होता है। चौथा है बाजार में क्रेता तथा विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा पाए जाने के कारण समस्त क्षेत्र में एक ही मूल्य होता है। 50 नंबर क्वेश्चन था, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियों की व्याख्या करें। मतलब केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कौन कौन विधि से करता है। तो पहला है आरक्षित जमा कोष में परिवर्तन। तो सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा की एक निश्चित नियंत्रण राशि आरक्षित कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा करनी पड़ती है। यह आरक्षित कोष जितना अधिक होता है, व्यावसायिक बैंकों के पास नकदी जमा उतनी ही कम हो जाती है और उसी अनुपात में साख का सृजन कम हो जाता है। इसके विपरीत आरक्षित कोष में कमी से साख का सृजन अधिक होता है। आरक्षित कोष को हम लोग CRR भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बैंक दर में परिवर्तन। तो बैंक दर में परिवर्तन करके भी साख का नियंत्रण किया जाता है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर से ब्याज दर प्रभावित होता है। बैंक दर में वृद्धि करके साख की मात्रा को कम किया जा सकता है और बैंक दर में कमी करके साख की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक के द्वारा बाजार में
प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है। प्रतिभूतियों का क्रय कर साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और विक्रय करके साख की मात्रा को घटाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है सीमांत कटौती में परिवर्तन। तो व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं को व्यापारिक बैंकों के पास प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं और उसके बदले ऋण लेते हैं। बैंक पूरी प्रतिभूति अथवा जमानत मूल्य के बराबर ऋण नहीं देते हैं, उसमें कुछ कटौती करते, इसे सीमांत कटौती कहते हैं। सीमांत कटौती में परिवर्तन करके साख पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। पांचवा है नैतिक दबाव। तो नैतिक दबाव के अंतर्गत केंद्रीय बैंक साख संस्थाओं पर नैतिक दबाव डालकर उन्हें संबंधित नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है भुगतान भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करने की विधियों की व्याख्या करें। तो भुगतान संतुलन से आशय देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों एवं अन्य सेवाओं के मूल्य के संपूर्ण विवरण से होता है। इसके अंतर्गत लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक ओर तो देश की विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का विवरण रहता है जिसे धनात्मक पक्ष कहते हैं, और दूसरी ओर उस देश की समस्त देनदारियों का विवरण रहता है जिसे ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। भुगतान या मतलब प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के निम्न तरीके। पहला है मुद्रा संकुचन। तो मुद्रा संकुचन के फलस्वरूप देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आ जाती है जिससे निर्यात में वृद्धि हो जाती है। आय के कम होने के कारण लोगों की आयात करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। दूसरा है विनिमय ह्रास। तो किसी देश के विनिमय ह्रास से विदेशियों के लिए घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती है और आयात महंगे हो जाते हैं, अतः निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी आ जाती है। तीसरा है विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण पूंजी के निर्यात एवं बहिर्गमन को रोककर भुगतान संतुलन को ठीक करने में सहायता देता है। चौथा है आपका अवमूल्यन। अवमूल्यन के अंतर्गत सरकारी घोषणा के अनुसार देश के मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है जिससे देश के निर्यात विदेशों में सस्ते पड़ते हैं जबकि आयात महंगे हो जाते हैं। पांचवा हमें अमौद्रिक उपाय जिसमें है कि आयात में कमी करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन, विदेशी ऋण, विदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन, ये सारे प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 52 नंबर, और ये बहुत का डिमांड था कि ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए सर। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि एक फर्म का उत्पादन फलन यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। Q बराबर L पर पावर 0.5 K पर पावर 0.5 है। तो किसी वस्तु की क्या है, किसी वस्तु की 56 इकाई उत्पादन करने के लिए 49 इकाई पूंजी के साथ, मतलब पूंजी पूंजी कौन है आपका, के है, के का मान कितना लेना है 49, पूंजी के साथ वह श्रम की कितनी इकाइयों को रोजगार देगा, मतलब श्रम की कितनी इकाई को रोजगार देगा जब वो 49 पूंजी की इकाई का प्रयोग करता है। बस इसके जगह क्या करना है कि Q जो है यहाँ L जो L पर पावर 0.5 है तो 0.5 का मान हम लोग हाफ भी लिख सकते हैं। तो बस इसको हाफ हाफ कर देना है दोनों तरफ, तो इस तरह कुछ बन जाएगा कि Q बराबर L पर पावर हाफ K पर पावर हाफ। अब क्या है कि हाफ का मतलब हम लोग रूट में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है, किसी वस्तु की 56 इकाई उत्पादन करने के लिए, तो उत्पादन यहाँ दे दिया है कितना 56, तो इसके जगह हम लोग 56 रख देंगे, और L पर पावर हाफ है तो L का रूट हो जाएगा, और K पर पावर भी हाफ करेगा तो K का रूट हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा 56 बराबर रूट L और रूट K। अब है यहाँ पर 56 बराबर रूट L और K का मान वहाँ 49 दिया हुआ था। 49 दिया हुआ था कि 49 मतलब पूंजी का प्रयोग करके कितना रोजगार देगा वो लिखा हुआ था, इसलिए के का मान के जगह हम लोग क्या बनाएंगे 49 बैठा देंगे। उसके बाद 56 रूट एल और 49 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रूट एल का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 56 है तो इसका भागा में आपका 7 आ जाएगा, 8 सती 56, 8 बार में, तो रूट एल का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए इधर रूट है इधर तो रूट नहीं है, तो दोनों ओर क्या करेंगे, रूट इसको हटाने के लिए दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों ओर स्क्वायर लगा देंगे तो आपका कुछ इस तरह बनेगा। ये हम लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो यहाँ पर रूट का मान हम लोग पहले हाफ कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, 8 का भी स्क्वायर हो गया। अब ये
1/2 है, मतलब 1/2 है और फिर यहाँ 2 है, तो ये 2 1 से गुना होगा तो 2/2 होगा, 2 2 कट के बचेगा 1। एक तो पावर में ही छुपा रहता है इसलिए L लिखा जाएगा, L बराबर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। कहने मतलब है कि एक फर्म 49 पूंजी के साथ श्रम की कितनी की इकाइयों को रोजगार देगा, तो 64 इकाई के। एल का मान आपका आ रहा है कितना, 64 आ रहा है, तो 64 इकाइयों को रोजगार देगा। तो एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि यदि श्रम की प्रति इकाई कीमत 3 रुपये तथा पूंजी की प्रति इकाई कीमत 4 रुपये हो, तो वस्तु की 56 इकाई के उत्पादन लागत क्या होगी। तो यहाँ पर आपको एल का मान आपको दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देख सकते हैं 64 जो मान आया तो हम लोग लिख दिए। एक फर्म 49 पूंजी के साथ श्रम की 64 इकाइयों को रोजगार देगा, तो एल का मान आपका 64 आ गया, के का मान आपका 49 आ गया। अब यहाँ डब्लू मतलब मजदूरी दिया हुआ, श्रम का इकाई 3 दिया हुआ, पूंजी का इकाई आपका 4 दिया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, यदि श्रम की प्रति इकाई कीमत 3, तो इसको हम लोग डब्लू मान लेंगे, और पूंजी की प्रति इकाई कीमत 4 है तो उसको हम लोग आर मान लेंगे। तो वही आर बराबर आपको यहाँ लिख दिए हैं कि डब्लू बराबर 3, आर बराबर 4। अब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या है कि हमको क्या करना है, कुल लागत ज्ञात करना है कि कुल लागत कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि वस्तु की 56 इकाई की उत्पादन लागत क्या होगी, मतलब यहाँ आपको 56 इकाई उत्पादन करने में उसको लागत कितना लगेगा उसको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टीसी बराबर पी एल, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस तरह लिखना है पी एल इंटू एल प्लस पी के इंटू के। यहाँ पी एल जो है वो श्रम का मूल्य है और पी के जो है वो पूंजी का मूल्य है। फिर आपका फॉर्मूला होगा टी सी बराबर, पी एल को हम लोग डब्लू मान लेते हैं, एल प्लस पी के को हम लोग आर मान लेते हैं, तो इतना। अब यहाँ पर डब्लू का मान 3 दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, और आर का मान 4 दिया हुआ। आर क्या है आपका, पूंजी का मूल्य है, और डब्लू जो है वो श्रम का मूल्य है। तो बस आपको इस फॉर्मूला में बैठा देना, या लिख दिया श्रम की प्रति इकाई कीमत डब्लू बराबर 3 रुपये दिया हुआ है, और पूंजी की प्रति इकाई कीमत आर बराबर 4 रुपये दिया हुआ है। इस फॉर्मूला में बैठा दिए कि टी सी बराबर 3 गुने 64 प्लस 4 गुने 49। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि आपका एल का मान कितना निकला, 64, तो ये एल के जगह पर हम लोग 64 बैठा देंगे, और के जगह यहाँ जो के है वहाँ 49 बैठा देंगे। इसको हम लोग डब्लू माने, इसको आर माने, तो डब्लू का मान जो दिया हुआ था उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। डब्लू बराबर कितना है, 3 है, आर बराबर 4 है, तो यहाँ डब्लू और फिर 64 प्लस 4 प्लस 49 लिख दिए। अब इसको इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके दोनों को जोड़ देंगे, तो जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया मेरा इतना, इसको इससे गुना करें तो 192, इसको इससे गुना करें 196, और दोनों को जोड़ेंगे तो 56 इकाई की उत्पादन लागत कितना हो जाएगी, 388 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। तो बच्चों किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।